आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम पीछे 2 वीडियो कक्षा 7 से संबंधित डाल चुके हैं, आज का जो वीडियो है ये दक्षिण भारत के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल इन सब के विषय में है और ये आपके कक्षा 7 का चैप्टर दूसरा है। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं आज। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम नियमित ही इसी तरह की वीडियो डालते रहेंगे। चलिए आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश। जैसा कि दक्षिण भारत में काफ़ी सारे राजवंश रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 राजवंश, चाहे चालुक्य हो, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चोल है और पांड्य है, इनके बारे में ही बात यहाँ पर की गई है। और यदि बात करूँ राष्ट्रकूट और पांड्य इस वंश के बारे में, जो आपका ये वाला चैप्टर है बहुत ही कम या फिर 1-2 जगह पर ही जिक्र मिलता है, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में हम कभी आगे पढ़ेंगे यदि आपके चैप्टर में है। तो मुख्य रूप से चालुक्य, पल्लव और इनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। चोल जो प्रशासन है इनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दक्षिण भारत के राजवंशों को देख सकते हैं कौन कौन से हैं। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और पांड्य, इन तीनों की जानकारी मुख्य रूप से इस चैप्टर में दी गई है। और चालुक्य की यदि बात करूं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, तो इनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है और इनके विषय में ही हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसको क्रमानुसार कैसे दिया गया है। तो यदि हम बात करें, अभी हमने हर्ष के बारे में जब पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो उत्तरापद स्वामी के रूप में उनको हमने देखा था। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में 2 महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों की यदि बात करें, जैसा कि अभी हमने जब हर्षवर्धन को पढ़ा, पुष्यभूति वंश को पढ़ा, तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, खासतौर से यहाँ से यहाँ और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमने जो शासक पढ़ा, जिसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक, ये वल्लभी वाला क्षेत्र, ये पंजाब का क्षेत्र, ये हरियाणा, यूपी और ये कश्मीर का क्षेत्र, नेपाल और इधर असम का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो एक मुख्य रूप से जो शासक था वो था हर्ष। और यदि हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में उस समय में एक महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था। अब बात यहाँ पर 2 जो है पथ यानी रास्ते, जो व्यापारिक मार्ग थे, उनके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए, तक्षशिला से होता हुआ ये जो मार्ग है यहाँ पर मगध से जाता हुआ गंगा नदी के माध्यम से के यहाँ तक जाता था। तो एक तो ये था, इसको बोला जाता था उत्तरापथ। एक दूसरा जो पथ है वो यहाँ मगध से शुरुआत होकर यहाँ से यहाँ और यहाँ से दक्षिण तक जाता था, जिसे हम दक्षिणापथ कहते हैं। तो यदि उत्तरापथ की बात करें तक्षशिला से गंगा तक, और दक्षिणापथ की बात करें मगध से शुरू होकर दक्षिण तक जाता था। तो इन दोनों मार्गों का भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको इन सब विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे उन्हीं शासकों की जो 5 राज्य हमने शुरुआत में देखे थे, उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए चालुक्य शासकों के बारे में, तो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक अनेक राजवंश हुए जिनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी माना गया। 3 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं, एक तो बादामी या वातापी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। हमने पीछे पढ़ा था बादामी, वेंगी और कल्याणी के। ये बादामी के जो चालुक्य हैं, इन्हें ही वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है। यदि आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ेंगे या जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो निश्चित ही आपको ये चीज़ें बिल्कुल, आपका ज्ञान जो है स्थायी हो जाएगा। तो बादामी यानी वातापी, वेंगी और कल्याणी के चालुक्य। यदि बादामी के चालुक्य की बात करें तो इनकी 2 कैटेगरी है। देखिए यहाँ पर जिस चैप्टर में जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरीके से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पर इनकी बात बहुत ही कम की गई है इस चैप्टर में, और बात की गई है बादामी यानी वातापी और वेंगी की। अब इनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि पश्चिमी चालुक्य कौन थे, तो आपने बादामी और वातापी को यहाँ लिखेंगे, यहाँ वेंगी। ये पूर्वी चालुक्य कहा गया है, इनको पश्चिमी चालुक्य कहा गया है। याद करने का एक छोटा सा मेथड है, वह इसमें आया वेंगी में,
पूर्वी वह इसमें आया, इसमें कोई वह नहीं आया, इसमें कोई वह नहीं आया। तो इस तरीके से आप इसको इसके साथ रिलेट करके जोड़ के, मतलब इस तरीके से अपना अपना तरीका है सभी का, मुझे इस तरीके से इजीली याद हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है मैंने। और ये जो व्यंगी के पूर्वी चालुक्य, आप जब आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। पूर्वी चालुक्य कहा गया और इन्होंने ही पिष्टपुर के चालुक्य भी कहा गया, और पिष्टपुर को इन्होंने राजधानी भी बनाया गया था। वेंगी के चालुक्य या पिष्टपुर के चालुक्य, जैसे बादामी और वातापी एक है तो यहाँ पर इनको आप पिष्टपुर भी लिख सकते हैं जी। अब देखिए ये आपके पश्चिमी, जैसा कि हम ऐसे उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम लिखते हैं, ऐसे ही पश्चिमी ये और पूर्वी ये, इस तरीके से आप माइंड में एक मैप बनाएं और उसी तरीके से इनको भी याद आप कर सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में इनका जिक्र नहीं है तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य के बारे में। चालुक्य के बारे में एक बात मानी जाती है, देखिए कि ये जो चालुक्य है, वैसे तो इनके बारे में भी, लेकिन ये जो चालुक्य जो शासक थे, ये फिर इनके जो पूर्वज थे, कहा जाता है कि ये अयोध्या में रहते थे और बाद में ये दक्षिण में चले गए, अयोध्या में से बाद में ये जो है दक्षिण में चले गए, ऐसा इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं बादामी या वातापी के चालुक्य, जिनको चलुक या चल के, ये एक निक नेम भी या फिर ये कहेंगे कि अन्य नामों से भी इनको जाना जाता था। 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक दक्षिण में एक विस्तृत साम्राज्य की नींव उस समय में पड़ गई थी, यह निर्माण हो चुका था। चालुक्य को डॉक्टर DC सरकार ने कन्नड़ परिवार का माना है। और शासकों के क्रम की यदि बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपके चाहे TGT हो, PGT हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें ये जो है क्रम पूछे जा सकते हैं। किसी भी शासक को कहीं से भी उठाकर पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए जरूरी है कि आपको ये क्रम याद रहे। मैंने छोटी सी ट्रिक में लिखने की कोशिश की है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जयसिंह प्रथम शासक के रूप में, रणराग जो है सिंहासन पर बैठता है, इसके बाद जयसिंह के बाद, ठीक है। और उसके बाद पुलकेशिन प्रथम है, जो वातापी को राजधानी जिसने बनाई थी। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय। अब देखें, जयसिंह प्रथम को प्रथम शासक के रूप में माना जा रहा है। उसके बाद देखिए पुलकेशिन, मैंने बताया कि महत्वपूर्ण शासक है यहाँ पर, जो चालुक्य शासक है उनमें। तो आपने इस तरीके से देखिए, एक तो अपने दिमाग में जब इसको आप लिखोगे एक बार 2 बार, आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा। पहले लिखिए जयसिंह के बाद लिखिए आप पुलकेशिन प्रथम, उसके बाद लिखिए कि ये कीर्तिवर्मन प्रथम भी लिख सकते हैं, मंगलेश, या फिर ऐसा करें कि जयसिंह लिखे, पुलकेशिन प्रथम लिखे और पुलकेशिन द्वितीय लिखें। अब इसके बाद देखें, जयसिंह के बाद उसका पुत्र बैठता है। आपने सिर्फ ये याद रखेंगे कि जयसिंह के बाद एक शासक और बैठेगा, पुलकेशिन के बाद 2 शासक बैठेंगे, 1 और 1 2। और जब पुलकेशिन द्वितीय की बात होती है तो आपको याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा के बाद शासक बनता है। मंगलेश इनके जो है चाचा थे और उसके बाद ये शासक बनेगा। तो इसको मैंने छोटी सी ट्रिक कोशिश की है, हो सकता है आपको याद हो ना हो, लेकिन मैंने इसको बनाया है। चल जयसिंह रण में पुल को मांग ले, कि जब आप रण में जाओ तो किसको मांगना है, पुल को मांग लेना है। तो चल जयसिंह चालुक्य है, जयसिंह प्रथम है, रणराग सिंह इसके बाद ये है। मे को मैंने यहाँ ट्रिक के लिए लगाया है। पुल को मांग ले, पुल यानी पुलकेशिन प्रथम है, को कीर्तिवर्मन है और मांगले मंगलेश है। और लास्ट में कौन है महत्वपूर्ण शासक, वो पुलकेशिन द्वितीय है। हो सकता है आपको ऐसे ही याद हो जाए, ये जरूरत न पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तरीके से, चल जयसिंह रण में पुल को मांग ले पुलकेशिन दूसरे से, पुल को मांग ले दूसरे से, चल जयसिंह रण में पुल को मांग ले दूसरे से। तो इस तरीके से चालुक्य जो शासक है वो मैंने याद कर लिए थे। हो सकता है आपको याद हो जाए, तो आप करके देख सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय का भाई होता है। देखिए जिस पुलकेशिन द्वितीय की हमने यहाँ पर बात की है, जब ये शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, जब ये पुलकेशिन द्वितीय शासन सत्ता को अपने हाथ में लेता है, तब ये क्या करता है, इन्हीं का एक ब्रदर है, उसको जो है राज्यपाल के रूप में पिष्टपुर का में बैठा देता है। तो क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय के भाई हैं विष्णुवर्धन,
विष्णुवर्धन को पृष्ठपुर का शासक या राज्यपाल बना दिया। शासक नहीं, राज्यपाल बनाता है, लेकिन जब इसको राज्यपाल बनाया जाता है तो अपने आप को यह वहां पर स्वतंत्र कर लेता है। इसने मकर ध्वज यानी विषम सिद्ध नामक उपाधियां धारण कर स्वयं को स्वतंत्र मान लिया। किसने? जो पुलकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने क्या किया था? मकर ध्वज और विषम सिंह नामक उपाधियां धारण की और स्वयं को वहां राज्यपाल के स्थान पर, राज्यपाल तो था ही क्योंकि उसको बना दिया गया था, अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया। और पूर्वी चालुक्य यानी वेंगी के चालुक्य शासक की नींव रखी। अभी हमने वातापी के जो वातापी या के चालुक्य जो पश्चिमी थे, पूर्वी चालुक्यों की नींव कौन रख रहा है? विष्णुवर्धन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूर्वी चालुक्यों की नींव रख रहा है कौन? विष्णुवर्धन। इसके बाद राजधानी पृष्ठपुर बनाई और उसके बाद वेंगी और राजमहेंद्री। तो ये तीनों राजधानियां क्रमशः ये भी महत्वपूर्ण है। पहले पृष्ठपुर, क्योंकि पृष्ठपुर को तो में तो उसको बिठाया ही था विष्णुवर्धन को राज्यपाल के रूप में, तो वह शासक बन गया। फिर उसके बाद वेंगी को राजधानी बनाया और फिर राजमहेंद्री को। तो ये क्रम पूछा जा सकता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद शक्तिशाली शासक यदि मैं बात करूं तो इस वंश के जो शक्तिशाली शासक रहे हैं विजयदित्य द्वितीय, विजयद्वितीय तृतीय और एक सप्तम भी आएगा, अभी हम आगे उसको देखेंगे। तो ये शक्तिशाली शासक विजयदित्य द्वितीय और विजयद्वितीय तृतीय, ये दोनों शक्तिशाली शासक रहे। सप्तम के टाइम तो ये शासन ही इनका खत्म हो जाएगा, उसको भी देख लेंगे हम। तो वेंगी के चालुक्य का अंत, अब देखिए वेंगी के चालुक्य का अंत कैसे हो रहा है। विजयदित्य सप्तम चालुक्य शासक है, एक कुलोत्तुंग चोल शासक है। मैंने कहा था चोल शासकों के बारे में उनका प्रशासन दे रखा है, थोड़ा सा ही दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। कुलोत्तुंग जो है विजयदित्य सप्तम को हरा देता है। इन दोनों के बीच एक युद्ध होगा। युद्ध का परिणाम ये होता है कि चालुक्य यानी वेंगी के शासक को जो है चोल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। किसके द्वारा? कुलोत्तुंग चोल के द्वारा। और ये युद्ध जो होगा इसके बाद ये है वेंगी जो है वंश वो लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद धार्मिक चालुक्यों के जो धार्मिक सिस्टम था उसके बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से सहिष्णु थे, कैसे थे ये? हिंदू, बौद्ध, जैन सभी को संरक्षण प्राप्त था। इनको 100 बौद्ध विहार इन्होंने बनाए। तो चालुक्य जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे, लेकिन सभी धर्मों को मानने वाले थे, ऐसा हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। कला और स्थापत्य की यदि बात कर लें तो अजंता में भित्ति चित्र यानी भित्ति यानी दीवारों पर जो चित्रों का निर्माण किया गया है, चालुक्यों ने बेसर शैली का निर्माण किया। ठीक है, बेसर शैली के जो मंदिर हैं उनका निर्माण हुआ। अजंता के भित्ति चित्रों का निर्माण किया किसके समय में? चालुक्यों के समय में। तो ये भी हमने जो है देख लेना है। इसके बाद महत्वपूर्ण बुक्स इसमें दे रखी हैं, जो बुक्स दी हुई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दंडी 10 कुमार चरित, ये बुक महत्वपूर्ण है, ये भी इसमें दी हुई है। अवलंक अष्टशती, अवलंक की एक बुक है अष्टशती। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। बिल्हण की विक्रमांक देव चरित। सोमदेव की है वाक्यामृतम और महेंद्र वर्मन की है मत विलास प्रहसन। सभी की सभी बुक जो है सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है भाई। दोबारा से देखेंगे। दंडी 10 कुमार चरित, अवलंक की अष्टशती, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, बिल्हण की विक्रमांक देवचरित, सोमदेव की वाक्यामृतम, महेंद्र वर्मन की मत विलास प्रहसन। प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात करें तो इनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी। प्रशासन और उसके अधिकारियों की बात कर लेते हैं। साम्राज्य और राज क्या है? साम्राज्य का जो है हेड होगा जो वो राजा होगा, और उसके बाद राष्ट्र यानी प्रांत है तो वहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति है। देश है, देश को जिला कहा गया है, राष्ट्र को प्रांत कहा गया है और देश को जिला कहा गया है। और इसका जो अधिकारी है, हेड है इसका देशाधिपति। नगर यानी शहर का जो हेड होगा पतन स्वामी, ये याद रखना है आपको। और ग्राम जो है उसका हेड जो होगा गामुंड होगा। तो ये तो आप ऐसे ही आइडिया लगा लोगे, ये आपने याद रखना है। बाकी ये सभी इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। और तमिल शब्द अब आ जाता है कि पल्लवों के बारे में कि तमिल शब्द तोंडेयार को संस्कृत में
पल्लव कहा जाता है, वहीं से इसका नाम या वंश का नाम पल्लव पड़ा। पल्लव वंश यानी 3री शताब्दी में एस्टैब्लिश हो रहा है। तमिल प्रदेश को अपना क्षेत्र बनाया। किसको? तमिल प्रदेश को अपना क्षेत्र बनाया। किन्होंने? पल्लवों ने। सातवाहन वंश के बाद स्थापना होती है और कांची को राजधानी बनाते हैं। कौन? पल्लव वंश के जो शासक थे उन्होंने कांची को राजधानी बनाया था। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद करेंगे। स्रोतों की बात करें, ताम्रपत्रों एवं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इनका जिक्र मिलता है, इनके वर्णन मिलते हैं और वहीं से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रारंभिक शासक की बात करें, शिव स्कंद वर्मा विष्णु गोप अंतिम चरण में सिंह विष्णु और उपाधि थी अवनी सिंह। चोलों को पराजित करके चोल मंडल पर अधिकार कर लिया। सिर्फ इसमें यही आपने याद करना है। क्या याद करना है? प्रारंभिक शासक कौन है? शिव स्कंद वर्मा और विष्णु गोप। और यदि बात करें अंतिम चरण के तो शिव विष्णु है। उपाधि शिव विष्णु की उपाधि क्या है? अवनी सिंह। अवनी होता है पृथ्वी। चोलों को पराजित करके चोल मंडल पर अधिकार। तो चोलों को पराजित करने वाला शासक कौन रहेगा? कौन रहेगा भाई? शिव विष्णु रहेगा। और यदि बात करें चोल मंडल पर अधिकार कर लिया था किसने? शिव विष्णु ने। अवनी सिंह उपाधि किसकी है? शिव विष्णु की। तो ये इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चोलों पल्लवों की राजधानी के रूप में कांची का जिक्र आता है। अब देखें, शिव विष्णु प्रथम शासक के रूप में है, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम है। इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसी पे बात करेंगे। प्रथम शासक के रूप में महेंद्र वर्मन प्रथम। आरंभ में जैन पहले यह जैन है और बाद में जो है ये शैव बन जाता है, ऐसा हमें विवरण मिलता है। त्रिचन्नापल्ली अर्काट में पहाड़ी काटकर मंदिर बनाए गए थे इसके समय में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन महेंद्र वर्मन इसके बाद का शासक है। सिंह वर्मन प्रथम, ये महत्वपूर्ण है। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में मारा गया था। सिंह, अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्ष को। और हर्ष को हराने वाला कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है हर्ष को हराने वाला है। इसके बाद है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब देखिए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के मंदिरों के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम, मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था इन्हीं के समय में। और ह्वेनसांग कांची आया था। तो यदि पूछ ले कि ह्वेनसांग किस दक्षिण भारत के शासक के समय में कांची आया था, तो आपने यहाँ लिख देना है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें क्या क्या हुआ? सिंह विष्णु प्रथम हो गया और महेंद्र वर्मन के समय में अर्काट की पहाड़ियों को काटकर त्रिचन्नापल्ली में मंदिर बनाए गए। नरसिंह वर्मन की प्रथम की बात करें, सिंह में नरसिंह वर्मन 2। ठीक है, पहला सिंह विष्णु, फिर उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इन दोनों के बीच में एक और शासक आता है महेंद्र सिंह। महेंद्र नरसिंह 2। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में मारा गया और इसके बाद महाबलीपुरम महामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था और ह्वेनसांग कांची आया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपने इसमें याद कर लेना है। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय है। कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम तट मंदिरों का निर्माण इसने किया था। तो इसको भी आपने देख लेना है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाबलीपुरम तट मंदिरों का निर्माण, महाबलीपुरम में जो तट मंदिर हैं उनका भी निर्माण इन्होंने किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। शासन व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्र है, विषय है, कोट्टम है और गांव है। कोट्टम जो है तहसील स्तर की इकाई है। प्रशासन की एक इकाई जिसके अंतर्गत गांव का एक समूह, तो गांव के समूह किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कोट्टम के अंतर्गत। कोट्टम के अंतर्गत क्या है? गांव के समूह है। पल्लव मंदिर, मामल्लपुरम शिव मंदिर है। मामल्लपुरम में क्या है? शिव मंदिर है। 5 पांडवों का मंदिर है। वराह मंदिर है। वराह मंदिर है। तो वराह मंदिर भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये सर्वश्रेष्ठ है जो इसमें बताया गया है। और क्या क्या चीजें हैं, किन किन कला या फिर किस किस तरह के स्थापत्य को वहां पर जो संरक्षण था, देखिए मूर्तियों में। तो मूर्तियां बहुत अच्छी बनी, जिसमें त्रिमूर्ति की मूर्ति जो है
वो महत्वपूर्ण है। गंगा अवतरण, कि गंगा का किस तरीके से धरती पर आई उसकी मूर्ति है। दुर्गा की मूर्ति है, वराह की मूर्ति है, पांडवों की मूर्तियां हैं, और पशु पक्षी देवी देवता इन सभी की मूर्तियां। तो इसमें यदि बात करें त्रिमूर्ति, गंगा अवतरण, दुर्गा मूर्ति, वराह मूर्ति, पांडवों की मूर्ति, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं जो उस समय में पल्लवों के समय में बन रही हैं। तो इनका भी हमें जो है अच्छे से याद रखना है। चोल वंश की बात करें तो चोलों को जो है, जैसे हमने पहले किया था, दक्षिण भारत के जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के रूप में जाने जाते हैं। तो जो चोल वंश है वह सूर्यवंशी माना गया है। चोल वंश की उत्पत्ति की बात करें तो तमिल भाषा में चूल से हुई है। किससे? चूल से हुई है। किसकी? चोल वंश की। अर्थ होता है भ्रमण करने वाला। चोल का शाब्दिक अर्थ यदि पूछ ले तो चोल भ्रमण करने वाला, ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रारंभिक चोल शासक कौन है? करिकाल। करिकाल यानी पैर जिसके जले हुए थे उसको करिकाल कहा गया है। राजधानी कावेरी पत्तनम, तो कावेरी पत्तनम इन्होंने राजधानी बनाई। अभी जो पहले जो राजधानी कौन सी थी? कांची थी। पल्लव की बात की थी हमने। चोलों की राजधानी कावेरी पट्टनम, कावेरी पत्तनम, कावेरी पट्टनम, कावेरी पत्तनम, चोल। तो 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति की पुनर्स्थापना होती है। फिर उसके बाद उसके जब चोल शक्ति की पुनर्स्थापना की बात हुई, जब दोबारा से स्थापना होगी, तो यहाँ पर कौन शासक रहेगा? विजयालय। तो विजयालय ने इस वंश की स्थापना की ऐसा माना जाता है, जिसने राजधानी तंजावर बनाई थी आदित्य प्रथम ने, और उसके बाद प्रांतक प्रथम और फिर राजाराज प्रथम। राजाराज प्रथम भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर एक तो प्रश्न ये बनता है, विजयालय संस्थापक के रूप में 850 से 871 ईस्वी, ये एस्टेट वगैरह में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न तो आया भी था। राजधानी तंजौर बनाई आदित्य प्रथम और प्रांतक प्रथम और फिर राजाराज प्रथम। तो इनके बारे में हमने इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद करना है। और ये राजाराज प्रथम जो है ये महत्वपूर्ण है। बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी इसने, और गंगईकोंड को की उपाधि धारण करते हुए गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी की स्थापना इसने की थी।